नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम आपकी एडवांस में यानी एक दिन पहले जिस बाजार में आपको कल उतरना है उसकी एक दिन पहले एडवांस में तैयारी कराते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेक्टर वाइज अगर आपको रणनीति बनानी है, कोई स्ट्रेटजी बनानी है, आपको कमाई के मौके खोजने हैं, तो आपको कल के बाजार में क्लूलेस ना होना पड़े। आपको ठीक ठीक अंदाजा हो कि किन लेवल्स का ध्यान रखना है। यही नहीं, एक बड़ा हिस्सा हम आपके सवालों का शामिल करते हैं। बाजार बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। YouTube पर जाइए और कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, बस इतना ही काम है। YouTube के कमेंट बॉक्स में जाइए और कल की तैयारी ये शो देखते हुए आपको कमेंट करना है। कमेंट करते वक्त याद रखिए कि सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम आपको लिखना है, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताना है, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया है ये बताइए, और इसके साथ ही आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। उस आधार पर हमारे दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट आपको राय देंगे। याद रखिए, इस शो में जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब कल दिया जाएगा, और जिन सवालों को कल यानी पिछले कल मंगलवार को आपने पूछा था उसका जवाब आज के शो में दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने पिछले दिनों यानी मंगलवार को अपना सवाल पोस्ट किया था वो इस शो को शुरू से आखिर तक देखें और उनके जवाब मिलेंगे। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो भी इस शो को आखिर तक देखें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। चलिए, इन सब के बीच में जरा मार्केट का ब्यौरा आपके सामने रखते हैं। बाजार की चाल आज दिन भर कैसी रही है इसको जरा टटोलते हैं। तो निफ्टी देखिए 180 अंकों की तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ। 25,325 ये स्तर जो रहा वो निफ्टी की क्लोजिंग का रहा। तो निफ्टी ने हरे निशान में क्लोजिंग ली लगभग 200 अंकों की तेजी के साथ। बैंक निफ्टी पर आते हैं, 300 अंकों की तेजी यहां पर नजर आई। 56,800 के पास बढ़िया क्लोजिंग हुई बैंक निफ्टी की। अब जरा ब्रॉडर मार्केट को भी टटोल लेते हैं। ब्रॉडर मार्केट भी हरे निशान में क्लोजिंग हुई। निफ्टी मिड कैप जहां 1% से ज्यादा मजबूती के साथ बंद हुआ, वहीं स्मॉल कैप में अगर हम बात करें तो यहां पर भी लगभग 0.5% से ज्यादा की तेजी पर क्लोजिंग हुई। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आएंगे। निफ्टी 50 गेनर्स, तो टॉप किसने किया है? नेस्ले ने। नतीजों से पहले जबरदस्त तेजी नजर आई है। 4% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना नेस्ले। नतीजों पर कल नजर रहेगी। बजाज फाइनेंस लगभग 4%, यह भी मजबूत हुआ। बजाज फिनसर्व यानी बजाज ट्विंस दोनों चले। बजाज फिनसर्व 3%, बजाज फाइनेंस 4%। एशियन पेंट्स की बात करें तो लगभग 2.5% से ज्यादा मजबूत हुआ। L&T में भी लगभग 2.5% तक की तेजी हमें देखने को मिली। अब लूजर्स की लिस्ट आपके सामने है। इंडसइंड बैंक निफ्टी का टॉप लूजर, 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। टाटा मोटर्स में भी 1.5% की गिरावट हमें नजर आई। बजाज ऑटो 1.25% गिरा, और वहीं एक्सिस बैंक, इन्फोसिस में लगभग 1% की गिरावट हमें देखने को मिली। मार्केट ब्रेथ भी आपके सामने लेकर आएंगे, यानी कि कितने शेयर गिरावट के साथ बंद हुए और कितने शेयर जो है वो मजबूती के साथ कारोबार के साथ बंद हुए। तो मार्केट ब्रेथ एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने लाए तो 1826 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए। 1036 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए। तो ओवरऑल चाहे हम इंडेक्स स्तरों पर देखें, चाहे हम ब्रॉडर मार्केट को देखें, चाहे हम सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें, खबरों के फ्लो में देखें, हर तरफ मार्केट से आज बेहतर संकेत नजर आए। चलिए, मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। मोतीलाल, विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, स्नेहा पोद्दार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्नेहा, जरा बाजार के इस बहुत ही शानदार रिकवरी को बताइए, क्या रणनीति रखी जाए? कल जो लोग बाजार में उतरे वो अब आगे क्या स्ट्रेटजी बनाकर उतरे? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। सो बाजार में रणनीति अभी बाय ऑन डिप्स ही होनी चाहिए। मार्केट में करेक्शन के लिए वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल जो यहाँ से जो अर्निंग्स की जो शुरुआत हुई है, काफ़ी डिसेंट शुरुआत हुई है। तो यहाँ से जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है वो मार्केट के पॉजिटिव मोमेंटम को सपोर्ट करेंगे। एंड प्लस अगर ग्लोबल लेवल
पे भी हम देखें तो यूएस और चाइना के बीच में जो एक ट्रेड वॉर वापस छिड़ी थी, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो सेटल डाउन हो जाएगी। एंड इंडिया के साथ भी थोड़े पॉजिटिव टॉक्स चल रहे हैं यूएस के। तो इवेंचुअली जो ट्रेड वॉर को लेके जो कंसर्न्स है वो थोड़े ईज आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स अगर हम देखें तो रिसेंटली काफ़ी सारी सेंट्रल बैंक्स ने, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड किया है। रिसेंटली आईएमएफ ने अपग्रेड किया है। एंड प्लस ओवरऑल जो मैक्रो फैक्टर्स है वो भी काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। फेस्टिव सीजन को एक अच्छी शुरुआत मिली है। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट के मोमेंटम को थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे। ग्लोबल ग्लोबल टेरिफ डिस्कशंस थोड़े से कीनली वॉच आउट करने पड़ेंगे, बट वो भी एक राइट स्टेप की तरफ मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनाना है। एंड हर मौके पे बाजार में बाइंग करनी है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको यहां पर अपनानी है और जो भी डिप मिलता है वो आपके लिए एक एंट्री का मौका बन सकता है इस बाजार में। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। नरेश का सवाल सबसे पहले लेते हैं। अहमदाबाद गुजरात से इन्होंने सवाल पूछा है और इनके पास बीएसई लिमिटेड के शेयर हैं, 25 शेयर हैं। 2510 के भाव पे इन्होंने लिया है। लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं। फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है। बताएं स्नेहा, क्या करना चाहिए बीएसई लिमिटेड में? बीएससी को इस भाव पे अक्यूमुलेट करना चाहिए, बिकॉज बीएससी का जो केवल प्रॉब्लम है वो एफएनओ रेगुलेशंस से जो थोड़े इम्पैक्ट आई है एंड जो ओवरऑल मार्केट में जो थोड़ा वॉल्यूम डिप हुआ है उसके कारण शेयर में हमने अच्छी खासी करेक्शन देखी है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म नज़रिए की बात करते हैं तो ग्रेजुअली यहाँ से वॉल्यूम इंप्रूव भी होंगे। जैसे जैसे मार्केट ऊपरी स्तर की तरफ मूव करते हैं, वापस से मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वॉल्यूम इंप्रूव होगा। एंड जो एफएनओ रेगुलेशंस जो सेबी ने जो चेंजेस लाए हैं उनके कारण जो थोड़ा वॉल्यूम हिट हुआ है, बट ग्रेजुअली वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन होके उनमें भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। प्लस जो ट्यूसडे से थर्सडे जो इनकी एक्सपायरी मूव हुई है उससे इनके वॉल्यूम्स में एक इम्प्रूवमेंट ही दिखाई दिया है। जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड था उसके विपरीत उल्टे एक हमने इम्प्रूवमेंट ही देखी। तो नेट नेट नियर टर्म अनसर्टेनिटी है। अगर सेबी वीकली एक्सपायरी के बदले मंथली एक्सपायरी की तरफ मूव करती है तो शायद उसका नियर टर्म में इम्पैक्ट हो सकता है। बट प्योरली फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव स्टॉक काफ़ी अच्छा है। एंड जैसे जैसे मार्केट पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा सो स्टॉक में वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। सो इसे लॉन्ग टर्म एंगल से डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म नजरिए से आपको होल्ड करने की सलाह। इस बीच में परिचय करा दूं, हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा साहब भी जुड़ चुके हैं। वत्सल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपके पास दर्शक के सवाल के साथ ही आऊँगा। हमारे एक दर्शक हैं जितेंद्र कुमार सिंह, कोल इंडिया पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस मैं बता देता हूँ 392 की। पूछ रहे हैं कि कितना समय देना चाहिए इस स्टॉक में। अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टॉक में एक न्यूज ड्रिवन मतलब एक मूवमेंट के बाद स्टॉक हमें एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। एक बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है बिटवीन 375 एंड 385। तो अगर इनकी 392 की बाइंग है तो मैं उनको बोलूंगा कि ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। जैसे ही इनका 390 के ऊपर स्टॉक लूजिंग देगा, इसमें स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। स्टॉक में अच्छा एक बेस फॉर्मेशन है। तो 375 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो ये मेरा एक रहेगा। ऊपर की ओर अगर 392 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ऊपर की ओर मैं लक्ष्य जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 430 के लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट टू मिड टर्म में। पर इसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि स्टॉक को 392 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। तो स्टॉक में बने होल्ड किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 375। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह, स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया गया। लेवल ध्यान रखिए 390 के ऊपर एक अच्छी रैली आ सकती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं रिजवान का, नासिक से इन्होंने सवाल पूछा है। ग्लेनमार्क फार्मा पे राय जानना चाहते हैं। 2100 के भाव पे इन्होंने ग्लेनमार्क का फार्मा के शेयर लिए हुए हैं। फिलहाल इनको 41,000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है।
शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहते हैं। स्नेहा बताइए, लगता है कि रिकवरी हो सकती है शॉर्ट टर्म में? देखिए, शॉर्ट टर्म का क्योंकि उनका नजरिया है, तो यूएस टैरिफ को लेके जो अनसर्टेनिटी है उसका एक इम्पैक्ट रह सकता है। जबकि हालांकि जो क्लैरिटी आई है कि जेनरिक्स के केस में यूएस टैरिफ नहीं इम्प्लीमेंट होगा, बट अगर फिर भी अनसर्टेनिटी है, बिकॉज जब तक ये ट्रेड डील क्लोज नहीं होता है तब तक अगर फ्यूचर में बाय एनी चांस अगर टैरिफ आती है तो वो एक अनसर्टेनिटी है। अदरवाइज ग्लेनमार्क एक अच्छी कंपनी है एंड फंडामेंटल्स काफी इसके स्ट्रॉन्ग है। एंड बट क्योंकि यूएस में इसके एक्सपोजर थोड़े हाई है जेनरिक्स में, तो वो एक रिस्क ध्यान रखते हुए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी मिलती हुई। सुवेंदु पाल का सवाल लेते हैं। एंजल वन के इनके पास स्टॉक्स हैं और इन्होंने जो बाइंग की हुई है वो है 3265 के लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है। 16,400 के आसपास इनको नुकसान यहाँ पर हो रहा है। एक साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। बताइए क्या करना चाहिए वत्सल, खासतौर पे एंजल वन में? अगर मैं स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक तेजी से गिरावट देखने को मिली, और गिरावट के बाद हमें स्टॉक में एक पुल बैक देखने को मिला, एक पुल बैक स्विंग देखने को अभी मिल रहा है। स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 2530 के लेवल्स पे। अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से हमें एक ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। पर इनकी बाइंग है वो बहुत ही ऊपर के लेवल की है। तो हालांकि स्टॉक में 2530 के लेवल से डिसाइड करेंगे ट्रेंड रिवर्सल के, जो वहां पे हमें एक पहला इंडिकेशन मिलेगा अगर स्टॉक 2530 के ऊपर क्लोजिंग देता है। तो मैं इनको एक सलाह देना चाहूंगा कि ये एक स्टॉप लॉस 2350 के एक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया, आपको होल्ड करने की सलाह यहां पर मिलती हुई। अगला सवाल जो है हमारे अगले दर्शक जिनका नाम है सत्यम, और ये अदानी विल्मर पे राय जानना चाहते हैं। 353 के भाव पे इन्होंने अदानी विल्मर खरीदा हुआ है और पूछ रहे हैं कि क्या नजरिया इसमें बन रहा है। स्नेहा जी, आप राय दे पाएंगी अदानी विल्मर पे? माफ करेगा प्रशांत जी, हमारा कवरेज नहीं है स्टॉक पे। चलिए, अदानी विल्मर जो कि AWL एग्री है, बताएं वत्सल आपकी क्या राय बन रही है? 353 की बाइंग है। वत्सल, AWL एग्री? जी जी, 353 की बाइंग। ओके, एक्चुअली बीच में थोड़ा कनेक्शन इश्यू। सॉरी, आप रिपीट कर सकते हैं कितने की बाइंग है? 353। ओके, तो अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक बेहतरीन बेस फॉर्मेशन स्टॉक में दिख रहा है। हालांकि एक स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 283 के लेवल के ऊपर, स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 250 के लेवल के ऊपर। तो जब तक ये एक रेंज को नहीं तोड़ेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि ये 300 के ऊपर जाकर सस्टेन कर पाएगा। तो एक चैनल ब्रेकआउट की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इनको स्टॉक में थोड़े लंबे समय तक रुकना पड़ सकता है। हालांकि इनको अगर इनको 282 के लेवल्स मिलते हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है इनको पार्शियल लॉस बुक करना चाहिए और बाकी के स्टॉक वो होल्ड कर सकते हैं। नीचे की ओर एक स्टॉप लॉस रहेगा 250 का। तो अगर 250 के लेवल्स अगर ये हिट करता है तो मुझे लगता है इनको कंप्लीटली एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 250 जो है उस लेवल का ध्यान रखिए। ऊपर में आपको किस तरह की रणनीति आगे लेकर जानी है वो भी आपको बता दिया। क्या बढ़ते आगे, रवि कुमार हमारे अगले दर्शक हैं और NSDL पे राय जानना चाहते हैं। 1390 इनकी बाइंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है NSDL पे। इनके भाव से नीचे है, 11,785 रुपए का नुकसान इनको यहां पर होता हुआ। स्नेहा, NSDL पे क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, NSDL फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इनफैक्ट मैंने इंडिया की फर्स्ट डिपॉजिटरी है एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ है। तो स्टेबल हाई क्वालिटी रेवेन्यू है, बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी नहीं है।
एंड स्टिकी रिलेशनशिप्स रहते हैं इंस्टीट्यूशनल कंपनीज के साथ। सो ओवरऑल नेट नेट कंपनी काफ़ी अच्छी है। वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच्ड है, बट क्योंकि लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो इसे डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए। एंड एक डिसेंट 15-20% अर्निंग्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें मेरी राय रहेगी कि आप इसे होल्ड करिए, एंड ये स्लो एंड स्टेडी आपको एक मूव देगा। स्लो एंड स्टडी मूव, फंडामेंटली स्ट्रांग है ये कंपनी और उस हिसाब से आपको बने रहने की सलाह। जीत का सवाल लेते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल वत्सल इन्होंने खरीदा हुआ है और इरकॉन इंटरनेशनल में इनकी बाइंग प्राइस है 226 की, 226 की 38,783 रुपए का नुकसान झेल रहे हैं। पूछ रहे हैं कि होल्ड करूं, एवरेज करूं, क्या स्ट्रेटजी होगी वत्सल? बेसिकली हमें बजट से पहले रेलवे स्टॉक में एक अच्छी खासी खरीदारी हर समय दिखती है। सीजनल एक बाइंग दिखती है हमें बजट से पहले। तो मुझे लगता है कि बजट से पहले हमें आई थिंक दिसंबर, जनवरी, फरवरी में स्टॉक में एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं। फिलहाल अगर मैं चार्ट पे बात करूं तो स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, जहां पे 185 से 165 की रेंज में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर आप एक 155 का एक एसएल लगा के स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है ऊपर के टारगेट के साथ। ऊपर अगर स्टॉक में 185 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो मुझे लगता है यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल भी पॉसिबल है और इनके लेवल्स आ सकते हैं। तो स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस रखिए 155 का। स्टॉक में बने रहने की सलाह आपको, स्टॉप लॉस भी सजा दिया गया। कृष्ण गुप्ता जी का सवाल लेते हैं। नागपुर महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल पूछा है। कल्याण ज्वेलर्स 50 शेयर हैं इनके पास और 468 के भाव पे इन्होंने खरीदारी यहाँ पर की हुई है। इनके भाव के आसपास ही है। हल्का मुनाफा भी इनको हो रहा है और शॉर्ट टर्म का नज़रिया लेकर चल रहे हैं। चूंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो हमें बताइए वत्सल, आपके पास ही आऊँगा, क्या करना चाहिए? 468 की बाइंग, शॉर्ट टर्म का व्यू कल्याण ज्वेलर्स। जी, इनकी 468 की बाइंग है तो अभी तो इनका जो ट्रेड है वो अभी प्रॉफिट में ही चल रहा है। हालांकि स्टॉक का 480 पे एक 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। 480 के ऊपर क्लोजिंग अगर स्टॉक देता है तो स्टॉक 510 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में उनकी जो बाइंग प्राइस है उनको एक ट्रेल एसएल रख के स्टॉक में बना रहा जा सकता है। ऊपर की ओर वो टारगेट रख के चल सकते हैं 500-510 के। तो ये है राय कल्याण ज्वेलर्स पर आपको मिलती हुई। अगला सवाल लवकुश जी का है। अलीगढ़ से इन्होंने सवाल पूछा है। एनबीसीसी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। 287 शेयर हैं, 113 के भाव के आसपास इन्होंने खरीदारी की है। इनके भाव के आसपास ही है। और बताएं स्नेहा, क्या करना चाहिए एनबीसीसी में? 113 की बाइंग है। देखिए एनबीसीसी जो है वो रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है, एंड गवर्नमेंट, लार्जली गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स ये कंपनी हैंडल करती है। तो अभी मॉनसून सीजन ओवर होने से इनकी जो ऑर्डर इनफ्लो है वापस पिकअप होनी चाहिए। बट मेरी राय है कि जो ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर है वहाँ पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्लो डाउन है, तो शायद इनके ओवरऑल ऑर्डर इनफ्लो में भी थोड़ी स्लो डाउन हमें देखने को मिल सकती है। तो बेटर है कि इस भाव पे निकल जाए एंड कोई दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जिट करने की सलाह और दूसरे स्टॉक में मौके खोजने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और आपको एक बार फिर से बता दें कि आप अपने सवाल YouTube पर पोस्ट कर सकते हैं। हम उन सवालों के जवाब कल देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट VIP शेयर्स की ओर। तो वत्सल, बताइए VIP पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या क्या है? मेरे दो स्टॉक्स रहेंगे। पहला है CDSL। तो स्टॉक में हमें एक चैनल ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक को बाय किया जा सकता है 1620 पे। एक 1550 का एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर की ओर जो मैं लक्ष्य देख रहा हूँ वो 1750 के लक्ष्य देख रहा हूँ। दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा LT। तो स्टॉक ने अपने स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है
स्टॉक कंसिस्टेंटली 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, प्राइस में स्ट्रेंथ है, ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। तो 3825 पे एक बाइंग रहेगी, ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड रहेगा। ऊपर की ओर जो लक्ष्य में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 4000 के रहेंगे। नीचे की ओर जो स्टॉप लॉस रख के चलना होगा वो 3730 का एक स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। चलिए स्नेहा, मैं आपके पास आऊंगा। आप बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? मेरे पहले स्टॉक पिक है HDFC AMC। तो उसके आज नतीजे आए हैं, काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। इनफैक्ट कंसिस्टेंटली कंपनी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रही है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है पूरे AMC इंडस्ट्री में, कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन कर रही है। एंड विद इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्चेस और SIF में जो इन्होंने रिसेंटली एंट्री अनाउंस की है, तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो HDFC AMC को लॉन्ग टर्म नज़रिए से डेफिनेटली देखना चाहिए विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 6500। मेरी दूसरी पिक रहेगी LT फूड। तो LT फूड ने रिसेंटली एक्विजिशन अनाउंस किया है इन यूरोपियन मार्केट, जो कि रेडी टू ईट फूड सेगमेंट में है। सो बेसिकली कंपनी जो कि लार्जली राइस एक्सपोर्ट में है। सो बेसिकली राइस मार्केट से थोड़ा डाइवर्सिफाई करके एक मल्टी प्रोडक्ट FMCG प्लेयर की तरह इमर्ज होना चाह रही है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो कैंड प्रोडक्ट्स हैं उसमें इन्होंने एंट्री मारी यूरोप मार्केट में। तो रेवेन्यू वेल डाइवर्सिफाई हो जाएगी। एंड प्लस राइस मार्केट में ऑलरेडी इनके एक्सपोर्ट्स काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं, स्पेशली इन द मिडिल ईस्ट मार्केट। तो एक नया और रेवेन्यू एंगल ऐड होने से कंपनी की जो ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रेंथ काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे लंबे नज़रिए से रडार में रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 560। तो ये है राय स्नेहा जी की, और ये स्टॉक्स आपको खरीदारी की सलाह। शुक्रिया करेंगे स्नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद वत्सल आपका भी शो में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में मुझे और मेरी पूरी टीम को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।